आप अपने छत को ऐसा बना लीजिए जिसमें बेलें चढ़ी हुई हों, छोटी सी कुटिया बनी हुई हो, और किसी एक बड़े गमले के अंदर ही आप अपने पानी का जग लेकर या कोई लोटा लेके ऐसे पानी तांबे के किसी लोटे से पानी डालते जाइए, ऐसे धीरे धीरे, तेजोसी तेजो मई देवी, ओजोसी ओजो मई, ऐसे बोलते हुए आप उस जल को डालिए और उस समय अपने अंदर प्रकाश को अनुभव कीजिए। ज़्यादातर लोगों को तो उस समय अपने आप ही ये प्रभाव पड़ने लग जाता है कि रोज करते रहने से विटामिन डी तो आती है, घुटनों के दर्द भी कम होने लग जाते हैं, हार्ट को ताकत मिलने लग जाती है, और जो स्किन जो है आपकी, जिसका ग्लो खत्म हो जाता है। ये लोग बोलते हैं ना कि ए बी सी 3 जो विटामिन्स हैं, इनके कम होने से आपकी जो त्वचा है वो रूखी होने लग जाती है, उसका ग्लो खत्म हो जाता है। और जैसे विटामिन डी और मिल जाए और खिल जाते हो आप। तो जैसे जैसे आप ये सब बोलते हैं तो अपने आप परमात्मा क्या क्या दे रहा होता है आपको तो पता भी नहीं लगता। और जब आप अंदर से भावुक भी होते हैं तो भावनात्मक रूप से भी आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। इसलिए आप अपने अंदर मंत्र को जागृत करने की कोशिश जरूर करो। दूसरी बात है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में ही आपने सारे काम करने हैं, जिसमें आपने अपने शरीर को भी ठीक रखना, इसी में अपने घर परिवार को ध्यान रखना, अपने रिश्तों को, इसी में आपने पैसा भी कमाना है, इसी में दुनियादारी करनी है, और इसी में आप अपनी भक्ति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। क्योंकि 2 उन्नति जरूरी है, एक ये भौतिक उन्नति और दूसरी आपकी पारमार्थिक या आध्यात्मिक उन्नति। दुनियादारी में भी सफल होना है आपको, रोजी रोटी कमाने की जरूरत भी आदमी को है, और साथ में यह कि उसकी आत्मा का भोजन भी उसे मिलना चाहिए। नहीं तो कितना भी कुछ पा लीजिए आप अधूरे रहोगे, आपका प्रेम अधूरा रह जाएगा, आपकी शक्ति अधूरी रह जाएगी, आप अपने आप को निर्बल अनुभव करोगे। कितना भी पा लेने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ अधूरापन है जिंदगी में। क्योंकि दोनों पक्ष चाहिए आपके, दोनों, जैसे 2 पांव है ना, 2 हाथ हैं, ऐसे ही आप सब के लिए जैसे महीने के 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, जैसे 24 घंटों में 2 रूप हैं, एक दिन एक रात, ऐसे आपकी जिंदगी के 2 रूप हैं जिसमें आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में अपने आप को सफल करना होता है। आपके दोनों रूप जब सफल होते हैं तब जिंदगी आपकी सफल कहलाती है। ज्यादातर लोग एक ही तरफ से जागृत रहते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, जिंदगी पूरी हो गई। दूसरे वे लोग हैं दुनियादारी में फंसे नहीं, एकदम बाहर जाके जंगल में बैठ गए। तो दोनों अधूरे हैं, आपको दोनों चीजें चाहिए, दोनों का मेल चाहिए। और इसके लिए क्या करोगे, आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ये सीखना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। और टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे पहले सिखाया जाता है कि प्राथमिकता तय करना सीखो। पहले नंबर पर प्रायोरिटी किस चीज को दोगे आप, सबसे पहले क्या चीज, कौन सी जरूरी और पहले करने वाली चीज है। अगर इसको समझना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको खुद अपनी लाइफ को एडजस्ट करना। एक समझदार व्यक्ति विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, लेक्चर देने के लिए स्कूल में आए और उन्होंने एक जग खाली कांच का सामने रखा, एक जार रख लिया कांच का, और जार को खाली रखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको भरना चाहता हूं। उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए, उठा के उस कांच के जार में डालने शुरू किए, पूरा भर गया।
उन्होंने फिर पूछा कि बच्चों बताओ इसमें अभी कुछ आ सकता है? तो सब बच्चों ने कहा कि वैसे तो ये पूरा भर गया है, लेकिन इसमें अब तो कुछ आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी आएगा। तो उन्होंने छोटे छोटे कंकर, बहुत छोटे छोटे, वो उठाए, वो उसमें डाले, डालकर उसको थोड़ा हिलाया तो पूरा बैठ गया। तो उसके बाद बोले अभी भी कुछ आ सकता है इसमें। बच्चों ने कहा अब तो पूरा भर ही गया है, अब क्या आएगा? तो इन्होंने फिर रेत उठाया, एक मुट्ठी रेत डाला उसमें, फिर एक और मुट्ठी, फिर एक और मुट्ठी, 3 मुट्ठी रेत डालकर उसे भर दिया। अब लगा कि एयर टाइट हो गया हो, जैसे पूरा रेत भी भरा हुआ, कंकर छोटे छोटे भरे हुए, बड़े बड़े पत्थर भी भरे। इन्होंने फिर कहा अब बताओ और कुछ इसमें आ सकता है? सब ने कहा अब तो हद हो गई, अब कुछ नहीं आ सकता। इन्होंने एक गिलास पानी उठाया, उठा करके कहा अभी भी इसमें गुंजाइश है। जैसे ही पानी डाला तो पानी भी आ गया। अब पानी आ गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम कुछ समझे हो? तो बच्चे बोले कि नहीं, समझ में तो नहीं आया। बोले अगर मैं पहले इसमें पानी डाल देता, फिर इसमें जो है रेत डाल देता, फिर कंकर डालने की कोशिश करता, इसमें ये चीजें आ ही नहीं सकती थी। पानी भरते ही जगह ही नहीं बचती, फिर रेत भरते पानी बाहर आ जाता। जो जो भी चीजें मैंने डाली हैं इसमें आ नहीं सकती थी अगर उल्टे ढंग से करता मैं तो। कि आप के पास टाइम उतना ही है, काम बहुत सारे हैं और उतने ही टाइम में सब निपटाने हैं। अब आप जो काम करते हैं ज्यादातर बुद्धि लगाते नहीं, उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, जिससे चीजें भी वहीं बिखरी रह जाती हैं। ऊर्जा आपके पास है, सामान आपके पास है, चीजें सब आपके पास में है, लेकिन आपको सिस्टम बनाना नहीं आता, दिमाग लगाना नहीं आता। कौन सी चीज पहले करने की है, उसके बाद कौन सी करने की है, उसके बाद कौन सी की जा सकती है, उसके बाद कौन सी। अगर इसको आपने सीख लिया तो टाइम मैनेजमेंट आ गया। यही लाइफ मैनेजमेंट भी है, जिंदगी पे। अब इस पर आप अपना दिमाग खुद लगाओ, कौन सी चीज पहले करने की है। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, लेकिन उस टाइम जब आपको ये कहा जाए कि सबसे जरूरी चीज सेहत के लिए, आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप उस समय जब ऑफिस जाने का टाइम हो और टाइम पूरा पूरा हो गया जाने का, उसी समय आपको ध्यान आए कि नहीं सेहत बहुत जरूरी, इस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपका तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। हर एक चीज का अपना समय, कौन सी चीज जरूरी तो है, लेकिन पहले कौन सी करने की। और अगर इतनी देर में किसी को चोट लग जाए तो ऑफिस भी गैर जरूरी हो गया, पहले उस चोट वाले को ठीक करना है। प्राथमिकता तय करना समझ जाइए, कौन सी चीज पहले करने की है, कौन सी उसके बाद करने की है। जरूरी चीज भी होती है, बहुत जरूरी भी, लेकिन उसके बाद भी देखने की बात है प्राथमिकता किसको दोगे। सबसे पहले आदमी को यह सीखना चाहिए, उतने टाइम में सब चीजें व्यक्ति पूरी कर सके। दूसरी बात, किसी भी चीज को करते रो रो के नहीं करिए, हंसते मुस्कुराते हुए, गाते गुनगुनाते हुए करना शुरू कर दीजिए। तनाव भी कम रहेगा, थकोगे नहीं, काम भी पूरे हो जाएंगे और थकावट बिल्कुल नहीं। और आप ये महसूस करोगे कि आज बहुत दिन अच्छा बीता, क्योंकि आप मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। आपको रेडियो टीवी सुनने की जरूरत नहीं है, खुद रेडियो टीवी बन जाओ, गाते गुनगुनाते काम करना शुरू करो, फिर देखो आनंद। तीसरी चीज आपको यह ध्यान देनी है कि जिन चीजों से आपको ज्यादा से ज्यादा निराशा आती है, उन सब के साथ आपको यह ध्यान रखना है
कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ में अपना संबंध कम से कम रखिए, उनके साथ बैठिए नहीं। कभी देखते हैं ना आप लोग ऐसे लोगों के पास, एक आदमी हुक्का पी रहा था बैठा हुआ। हुक्का तो अब आप सब लोग जान ही गए हैं, क्योंकि अब तो हुक्का बार, सिक्का बार, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। अब वो हुक्का पिए और उसको खांसी उठे बहुत जोर जोर से। अब एक बच्चा जाके बोलता है, दादाजी ये हुक्का आपको काटता है, फिर आप इसको छेड़ देते हैं। क्योंकि जब भी आप पीते हैं फिर खांसी उठती जोर जोर की, उसके बाद में फिर आप जोर से खांसी उठती है, फिर थोड़ी देर में ठीक होते हैं, फिर हुक्के में मुंह लगाते हैं और फिर धुआं लाते हैं और फिर खांसते हैं जोर जोर से। जो चीज आपको काटती है उसको छोड़ क्यों नहीं देते? अब वो कहता है, बेटा काटती तो जरूर पर मजा बहुत आता है। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आया कभी भी कि जो चीज काटती है वो मजा भी देती है। और लोग ज्यादातर इसी तरह की चीजें ज्यादा करते हैं, समझाने लग जाते हैं दूसरे को। हर उस व्यक्ति को जिसे अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा तरक्की चाहिए, उसे सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज आपको देखने में तो मजा दे रही है लेकिन वो आपको पीछे ले जा रही है, चोट पहुंचा रही है, उससे आपकी तरक्की रुक रही है। तो ऐसी किसी भी चीज को जब आप पहचान लें तो उठाकर तुरंत फेंकने वाले बन जाओ। तुरंत उसी समय आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट जैसे करते हो वैसे डिटैचमेंट भी आनी चाहिए। कब जुड़ना है और कब उसको छोड़ देना। एक बार मन में संकल्प किया, उठाओ और फेंका, उसके बाद मुंह कभी उधर उठा के देखना ही नहीं, कभी भी उधर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। और हम लोगों के साथ तो शुरू से ऐसा हुआ, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाना था, हमारी तैयारी कराई गई थी 4 महीने पहले से। साल भर से पिताजी कहानियां सुनाते थे कि तुम्हें जो है मुड़ के नहीं देखना पीछे, तभी तुम कुछ जीवन में बन पाओगे। अब वो कहानियां सुनते सुनते मन में ये आया, बड़ा बनना है, कुछ ऊंचा बनना है, कुछ अच्छा करना है, देवताओं का जीवन जीना है, ऐसी सी बातें सुनाई जाती थी। तो हमसे ये कहा जाता था कि जब जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जिस दिन जाने की बारी आई उस दिन मन में एक ही बात ठान ली, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब घर के लोग, रिश्ते नाते वाले सब साथ साथ खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं और हम आगे की तरफ भी देखते देखते जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा लगाव मां से होता है। अब मां जो है, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है कि अगर पिताजी आगे चल रहे हैं तो मां को बराबर में नहीं चलना, पीछे पीछे चलना है। पुरानी परंपराएं थी, तो पिताजी आगे चल रहे हैं, मां पीछे चल रही है। अब मां के रोने की आवाज आती है और जैसे आवाज आती है पिताजी उस समय मेरी तरफ आवाज देते हैं, याद है ना क्या करना है, आगे देखना, आगे आगे देखना। तो आगे देखते देखते जा रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है कि गांव छूट रहा है, गलियां छूट रही हैं, वो बाग बगीचे जिनमें उछल कूद चलती थी वो सब याद आ रहे हैं। और वो मौसम भी ऐसा ही था, क्योंकि बाग से आम वगैरह सब उन दिनों पककर और नीचे गिरने लग गए थे। बारिश तेज होती है जिन दिनों तो आम पक कर के नीचे गिरते हैं। तो उसी मौसम में गुरुकुल में जाना था। तो मन में तो ध्यान आए, इधर भी बाग है, इधर भी बाग है, बीच में से जा रहे हैं, लेकिन सीधा ही देखना। अब मुड़ते मुड़ते जैसे ही रोड पर जहाँ से बस पकड़नी है, अब वहाँ पर एक नदी है, सामने एक नहर, वहाँ आए। अब वो नदी और वो नहर बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें नहाते थे जाके, उसमें उछल कूद करते थे। लेकिन फिर वही पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर पंक्ति याद कराई थी, अगर जिंदगी में आगे जाना चाहते हो तो सिर्फ आगे देखना, पीछे की तरफ मत देखना, तभी तुम आगे जाओ।
और चले गए, बस में बैठे हैं, तब भी ये कहा आगे ही देखना। एक मंत्र लिखवा दिया गया, उद्यानम ते पुरुष नवयानम, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, पीछे और नीचे गिरने के लिए नहीं। अब जब गुरुकुल में चले गए, मां का पत्र आया है, तो ऐसा कैसा हो गया है कि एक बार मां की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। कम से कम एक बार तो मुड़ के देखता। हमने जवाब दिया, अगर मुड़ के देख लेता तो फिर यहां नहीं आना था, फिर तो तुम्हारे पास ही चला जाता। पत्र में लिखवाया, याद नहीं आई, बोले याद तो बहुत आई, लेकिन पिताजी ने ये याद करा दिया था ना कि दो ही बातें याद कर लो, या तो आगे जाना है और ऊपर उठना है, और अगर पीछे जाना है तो फिर पीछे की बातें याद करना और पीछे मुड़ के देखना। तो इसलिए पीछे की बातें याद तो आती रही, लेकिन वो बात बहुत जोर से याद आती रही कि आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, इसलिए आगे ही चलना। अब ये आसान नहीं होता, छोटी उम्र हो बच्चे की, वो सब चीजें छोड़ सकता है। माँ को और जो घर के लोग हैं उनसे छूटना बहुत याद आती है। और कितना अजीब लगता था कि जब वो उन दिनों में चिट्ठियां आया करती थी, चिट्ठी आई तो सारे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे दौड़ के डाकिए के पास, पोस्टमैन आता था, उसको घेर के खड़े हो जाते थे। मेरी भी चिट्ठी आई, मेरी भी चिट्ठी आई। और हम भी जब ऊंचे ऊंचे लड़के थे, छोटी उम्र का मैं ही था, मैं पीछे मुड़ के वहीं सबके पीछे खड़ा होकर आवाज देता था, मेरी चिट्ठी भी आई है क्या? और जो प्रिंसिपल थे वो हमारे मामा जी लगते थे, तो वो पास में आके कहते थे, बेटा चिट्ठी के लिए ज्यादा जोर मत दिया करो, क्योंकि अगर चिट्ठी में पड़ गए, और आश्चर्य लगेगा आपको कि जो चिट्ठियां आई जितनी, सब तकिए के नीचे रखी होती थी, क्योंकि जब तक रात में चिट्ठियों को दोबारा पढ़ ना लें तब तक सोते नहीं थे। और कितनी बार आंख में आंसू आते थे, लेकिन फिर वही याद आता था कि जिंदगी को आगे ले जाना है ना, तो पीछे मुड़ के मत देखो, उसको मत याद करो जो तुम्हें पीछे ले जाए, उसे याद करो जो तुम्हें आगे लेकर के जाए। तो आगे बढ़ना है ना, इसलिए पीछे मुड़ के मत देखो। प्राथमिकता तय करें। पुराने लोगों के विषय में कितना आश्चर्य लगता है कि कैसे वो लोग पहुंचते थे अमरनाथ में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, और उससे भी ज्यादा जो लोग कैलाश दर्शन करने के लिए जाते थे। अब तो इतने साधन हो गए, आप हेलीकॉप्टर से बहुत सारी यात्रा कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है गाड़ियां मिल जाएंगी, आपको बहुत कम ही चलना पड़ता है। ऑक्सीजन के लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, छोटे छोटे पौधे, घास पत्थर के साथ उगाने की चेष्टा हो रही है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। बड़े प्रयास हो रहे हैं, उन दिनों तो कुछ भी नहीं था। और जब लोग जाते थे तो ये सोच कर जाते थे कि अब शायद लौटना ना हो, अपने जाते जाते ही अपना श्राद्ध करके जाते थे। कितनी अद्भुत परंपरा रही होगी। अब तो हम लोग जो हमारे पास आते हैं ना मनाली में साधना करने के लिए, वो कहते हैं साधना तो करना चाहते हैं, बस एक बात है, खाना ठीक मिल जाए और रहने को जरा जगह सही हो जाए। तो उनको जो है 5 स्टार सुविधा चाहिए, वो तपस्वियों को, वो जो तपस्वी आते हैं 5 स्टार सुविधा। और भक्त भी हमारे ऐसे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ जहाँ सब भोजन करते हैं वहाँ और एक मशीन लगा दी, जो उसी समय गरम गरम फुल्का एक निकलता है और आपकी थाली में आता है, और वो हाथ में लेके ऐसे उसको हिला के ठंडा करते हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ मज़ा आ गया तपस्या करने में, बहुत अच्छी तपस्या हो रही है। जितनी सुख सुविधा चाहोगे तप नहीं कर सकते आप।
क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति तभी तो बनती है जब आप बर्दाश्त करना सीख जाएं और शांत रहना सीख जाएं और आपको पुकारना आ जाए भगवान को और उसकी राजी में रजामंद रहना आ जाए और हर हाल में भगवान को धन्यवाद करना आ जाए, तब माना जाएगा कि अब आपको भक्ति करनी आ गई। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी भक्तों को मैं बहुत प्रेम से गुरु पूर्णिमा के साधना के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुरु के दर्शन करने का पुण्य लाभ तो व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि पूर्णिमा दर्शन करना और पूर्णिमा के अवसर पर आकर के साधना करना और गुरु का आशीष लेना, जिससे हम आत्म विश्लेषण कर सकें, आत्म सुधार कर सकें, नव निर्माण अपने जीवन का कर सकें और उससे भी कहीं अधिक हमारे ऊपर वह गुरु कृपा हो सके। और उसके बाद इस शक्तिपात का लाभ जरूर लीजिए। तो इसलिए मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप अवश्य पधारें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।